रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे विकी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर छात्र, शिक्षक और अभिभावक के लिए बेहद ही जरूरी है, जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित क्यों हो? क्यों ना इसे रोचक, व्यवहारिक और भविष्य के अनुकूल बनाया जाए? इसी सोच के साथ भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू की, जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देने के लिए तैयार की गई। अब स्कूली शिक्षा में 10+2 सिस्टम की जगह 5+3+3+4 मॉडल आ गया है, जिससे छोटे बच्चों की शिक्षा की बुनियाद और मजबूत होगी। उच्च शिक्षा में भी कई बड़े बदलाव हुए, जैसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, वोकेशनल एजुकेशन और मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया है। तो आइए इस खास कार्यक्रम में आरजे मेधा से जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे हमारे बच्चों और युवाओं का भविष्य संवारने में मदद कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की।
नमस्ते साथियों, मैं हूँ आपकी आरजे मेधा और आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। स्वागत है आपका हमारी खास श्रृंखला में। हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज, जहां हम आसान भाषा में बड़ी और ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाते हैं। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ जो समाज में बदलाव लाने का सबसे शक्तिशाली हथियार साबित हुआ है। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शक्ति है जो समाज में समानता और स्वतंत्रता ला सकती है। आज हम उसी शक्ति से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। देखिए, NEP 2020 को तो लागू हुए अब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नीति के तहत हमारे शिक्षा तंत्र में क्या क्या बदलाव आए हैं और कैसे यह नीति शिक्षा को नए आयाम देने का प्रयास कर रही है। तो आज के इस एपिसोड में हम इसका गहराई से विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करेंगे शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से और फिर चर्चा करेंगे NEP 2020 के विभिन्न पहलुओं और इसके अब तक के प्रभावों पर। तो चलिए आप ही सोचिए, क्या हो अगर पढ़ाई सिर्फ किताबी ना रहकर जिंदगी से जुड़ जाए, अगर स्कूल में सिर्फ मार्क्स का दबाव ना हो बल्कि आपके हुनर और सपनों को भी पहचान मिले। मैं तो इसे सोच कर ही खुश हो रही हूँ। यही तो है NEP 2020 का वादा, शिक्षा को समावेशी, कौशल केंद्रित और 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से तैयार करना। यानी जब हम कहते हैं कि शिक्षा को समावेशी बनाना, इसका मतलब यह है कि हर बच्चे को, चाहे वो अब किसी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो, उसे समान शिक्षा का अधिकार मिले। ऐसा माहौल बनाया जाए जहां हर बच्चा बिना किसी भेदभाव के सीखे, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुविधाएं, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और वंचित समुदाय को बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना। कौशल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान तक ना सीमित रहे, छात्रों को वह सिखाया जाए जो उन्हें जीवन में काम आए, जैसे कि डिजिटल कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। इस तरह की शिक्षा से बच्चे न केवल नौकरी पाने के लिए तैयार होंगे बल्कि एक आत्मनिर्भर भी बनेंगे। अब जब बात आती है 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से शिक्षा तैयार करने की, तो आप भी सोच रहे होंगे 21वीं सदी की शिक्षा से मेरा क्या मतलब था। आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है, ये हम सब जानते हैं। तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने तो सुना ही होगा ChatGPT के बारे में, और ग्रीन एनर्जी जैसी चीजें भविष्य को आकार दे रही है। इसलिए हमारी शिक्षा प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि बच्चे इन बदलावों को सामना करने के लिए तैयार हों। उन्हें ना केवल पढ़ाई में अच्छा बनना है बल्कि मानसिक रूप से लचीला, रचनात्मक और नवाचारी बनना भी सीखना होगा। संक्षेप में यह सब कुछ इस पर आधारित है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का जरिया ना होकर एक ऐसा माध्यम बने जो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाए, उनके व्यक्तित्व का विकास करे और उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करे। तो चाहे अब आप माता पिता हो, छात्र, शिक्षक या कोई एक ऐसा इंसान जो शिक्षा में बदलाव लाना चाहता है, इस एपिसोड को मिस मत कीजिए। यह एक ऐसा सफर है जो आपके और हमारे भविष्य को नई दिशा देने वाला है। तो चलिए सीखने की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे NEP 2020 हमारी शिक्षा को और बेहतर बनाने जा रहा है। तो जैसा कि मैंने परिचय में भी चर्चा की थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ना कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला हो गया सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच, यानी सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर देना। दूसरा, भाषाई समावेश, मतलब शिक्षा में मातृभाषा का उपयोग। तीसरा, डिजिटल शिक्षा, तकनीकी के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों को 21वीं सदी के कौशल जैसे विश्लेषणात्मक सोच, समस्या समाधान और नवाचार में निपुण बनाना और उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। ये सारे पहलू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भारत में शिक्षा सुधार की यात्रा अगर देखा जाए तो बहुत लंबी है और बहुआयामी रही है। NEP 2020 के महत्व को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ पर थोड़ी सी नजर डालनी होगी।
फिक्र मत कीजिए, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा। भारत की शिक्षा नीति में 1986 एक ऐतिहासिक वर्ष था, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 का कार्यान्वयन किया गया। यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक नया मोड़ लेकर आई, जो न केवल समय की जरूरतों को समझती थी, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा को पहुंचाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाती थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई समस्याएं उभरी, जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या थी? बढ़ती आबादी और शिक्षा की गुणवत्ता। 1986 में जब इस नीति को पेश किया गया, तब भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही थी और शिक्षा का स्तर समान रूप से प्रत्येक नागरिक तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसके साथ ही भारत आधुनिकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कदम रखने की कोशिश कर रहा था और इस समय की शिक्षा नीति को इसी बदलाव के अनुरूप ढाला गया। इसके साथ ही भारत आधुनिकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कदम रखने की कोशिश कर रहा था और इस समय की शिक्षा नीति को इसी बदलाव के अनुरूप ढाला गया। तो 1986 की शिक्षा नीति में सामाजिक न्याय पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह विचार किया गया है कि शिक्षा को केवल एक विशेष वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, खासकर वंचित वर्गों जैसे दलित, आदिवासी, महिला और ग्रामीण समुदाय को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की गई। नीति में यह विचार भी सामने आया कि सामाजिक समता के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम हो सकती है। अगर हर बच्चे को समान शिक्षा का अवसर मिलेगा, तो समाज में व्यापक भेदभाव को कम किया जा सकता है। यह एक ऐसा कदम था जिसने समाज में व्यापक असमानता और भेदभाव को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिए। जब भारत 1980 के दशक में अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ाने का लक्ष्य तय किया, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शिक्षा के अहम हिस्से के रूप में शामिल किया गया। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। नीति में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया कि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि भारत वैश्विक मंच पर अपने वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान को और मजबूत से प्रस्तुत कर सके, जिसके बारे में हम अभी भी चर्चा करते हैं, भारत एक विश्व गुरु जैसा। इस दौरान भारत ने आधुनिकता और औद्योगिकीकरण की ओर कदम बढ़ाया था और यह नीति उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नीति ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय छात्र विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में दक्ष हो, ताकि वे देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभा सके। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा को यह व्यापक दृष्टिकोण से देखा। यह केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था कि बच्चों को एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान किया जाए। नीति ने यह सुझाव दिया कि शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि यह बच्चों की समाज में योगदान करने की क्षमता को भी बढ़ाए। इसके तहत कला, संस्कृति, खेल और शारीरिक शिक्षा को भी एक आवश्यक हिस्सा माना गया। नीति का उद्देश्य था कि मूल आधारित शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे समाज में बेहतर नागरिक बन सके। इसके साथ ही नीति ने भाषा और सांस्कृतिक विविधता को भी प्रमुखता दी, ताकि भारतीय बच्चों में अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव हो और वे अपनी भाषा में दक्ष हो सके। अब समय के साथ शिक्षा की आवश्यकताएं बदलती गई। 2000 के दशक तक भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां उभरने लगी, जिनका समाधान जरूरी था। इसके साथ ही यह भी महसूस किया गया कि शिक्षा प्रणाली को केवल पारंपरिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे आधुनिक तकनीकी एकीकरण, कौशल विकास और शैक्षिक परिणामों के सुधार की दिशा में भी काम करना होगा। अब 2000 के दशक में मध्य में भारत में वैश्विक बदलाव और प्रौद्योगिकी को तेजी से विकास ने शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा के सोचने में प्रेरित कर दिया था, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। इसी समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि सिर्फ पारंपरिक तरीके से शिक्षा प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि डिजिटल शिक्षा और तकनीकी कौशल पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही भारत के बेरोजगारी और कौशल अंतर की समस्याओं को दूर करने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही शिक्षा का उद्देश्य अब सिर्फ ज्ञान प्रदान करना नहीं था, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में योगदान करने योग्य बनाने की दिशा में भी काम करना था। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए शिक्षा के परिणामों को सुधारने की आवश्यकता थी, ताकि छात्रों को न केवल अच्छी शिक्षा मिले,
बल्कि उन्हें व्यवहारिक जीवन के लिए भी तैयार किया जा सके। अब जब इन बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या आया, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इस अधिनियम ने शिक्षा को न केवल एक मूलभूत अधिकार के रूप में स्थापित किया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। आरटीई अधिनियम ने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को है, और यह एक समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए देश में समानता की दिशा में कदम था। इस कानून ने सुनिश्चित किया कि अब कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, चाहे उसकी सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक स्थिति कैसी भी हो। इसके कुछ प्रमुख पहलू थे, चलिए उसे देख लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो कि मैंने पहले भी बताया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को न केवल अनिवार्य बनाएगा बल्कि निःशुल्क भी किया गया है। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि आर्थिक कारणों से बच्चे कभी स्कूल जाने से वंचित ना। बात करें प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान, यह अधिनियम विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित था, क्योंकि यह बच्चों की शैक्षिक नींव को मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आरटीई ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से संबंधित हो। आरटीई अधिनियम में शिक्षकों की योग्यता पर भी ध्यान दिया गया है। यह नीति इस बात पर जोर देती है कि कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके। इस अधिनियम ने यह सुनिश्चित किया कि स्कूलों में उचित बुनियादी सुविधाएं जैसे जल, शौचालय, पुस्तकालय आदि उपलब्ध हो, ताकि बच्चों को अच्छे वातावरण में शिक्षा मिल सके। तो आरटीई अधिनियम का सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा था। इसने समाज में शिक्षा के प्रति एक नई जागरूकता पैदा तो की, और यह भी बताया कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार है, ना ही कोई उपहार। विशेष रूप से दलित, आदिवासी और महिला बच्चों के लिए यह अधिनियम एक बड़ी राहत साबित हुई, क्योंकि इससे उन्हें पहले की तुलना में शिक्षा तक अधिक पहुंच मिली। अब चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली के विकास की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है। यह नीति आधुनिक युग के आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को लचीला यानी फ्लेक्सिबल, समग्र यानी इंक्लूसिव और बहुविषय मल्टीलिंगुअल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जो 21वीं सदी के छात्रों के लिए, यानी जब हम बच्चों की बात करते हैं, चाहे वो जेन जी हो गए जो हम यूज़ करते हैं वर्ड, या फिर वो जेन बीटा जो अब जनरेशन जो शुरू होने वाली है हमारे आने वाले, जो कि डिजिटल नेटिव्स हैं। डिजिटल नेटिव्स मतलब जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस होते हैं उनके साथ पैदा हुए हैं, तो उनके लिए इसमें बदलना, वो ट्रांजिशन होना ज़्यादा आसान है। तो उनके लिए मोबाइल फ़ोन चलाना सीखना या लैपटॉप चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान है हम लोगों से। तो उनके लिए भी जो शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ किताबों तक सीमित हो ही नहीं सकती, बल्कि यह उन्हें समाज में सक्रिय नागरिक, समस्या समाधानकर्ता और नव पृथक बनाने की दिशा में काम करेगी। तो यह नीति की जो मुझे बहुत खास बात लगती है कि वो समाज की बदलती जरूरतों को समझती है और उन पर आधारित एक नई और समग्र दृष्टि पेश करती है, जो छात्रों को सामाजिक, मानसिक और पेशेवर विकास में मदद करेगी। इस नीति का मूल उद्देश्य छात्रों को तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों से ही निपटने के लिए तैयार करना है। अब अगर बात करें इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, तो वो होता है रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देने पर जोर। इनमें से आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग एंड समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग 21वीं सदी में छात्रों के लिए बेहद आवश्यक है। जैसे जैसे दुनिया और तकनीकी प्रगति के साथ बदलाव आ रहा है, छात्रों को नवीनतम विचारों को लागू करने के लिए तैयार करने का बहुत ही जरूरी समय है। इसलिए एनईपी 2020 ने इन कौशलों को शिक्षा के लिए एक अनिवार्य हिस्से के रूप में शामिल किया है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? एनईपी 2020 ने समग्र और लचीले शिक्षा के सिद्धांत को अपनाया ताकि छात्रों को हर विषय में एक गहरी समझ विकसित करने का अवसर मिल सके। यह नीति बहुविषय दृष्टिकोण पर जोर देती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जो छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने और उन्हें व्यापक दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता प्रदान करती है, जिसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग भी बोलते हैं, कि एक बच्चे को सिर्फ एक विषय का ज्ञान ना हो बल्कि काफी चीजों का ज्ञान हो और वो उसे कनेक्ट करे और अपनी ज्ञान यानी नॉलेज का प्रयोग करे। जैसे कि हमने वो कोट सुना है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बट ऑफन टाइम्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन। इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि हर काम में निपुण लेकिन किसी में पारंगत नहीं। यह वाक्य इस विचार को दर्शाता है कि कई कौशलों में पारंगत होना
और बहुआयामी होना कभी कभी एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों से अधिक लाभकारी हो सकता है। तो इससे छात्रों का एक संतुलित विकास होता है और वे विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को समझने और हल करने में सक्षम होते हैं। इस नीति में साहित्य, विज्ञान, कला और व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ते हुए लचीले पाठ्यक्रम की भी सिफारिश की गई है, जिससे छात्रों को अपनी रुचियों और कौशलों के हिसाब से अध्ययन करने की स्वतंत्रता मिलेगी। यह नीति छात्रों को अंतर विषयक शिक्षा, जो कि मैंने पहले भी कहा, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के अवसर प्रदान करती है, जो आपकी जागरूक और दुनिया को समझने वाले नागरिकों को तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें कि एनईपी 2020 का ना एक अन्य प्रमुख लक्ष्य है कौशल विकास पर जोर देना, ताकि छात्र न केवल रोजगार पाने के लिए योग्य बने बल्कि वह नवप्रत्यक यानी इनोवेटर्स और समाज की प्रगति में योगदानकर्ता भी बने। They have to contribute to the societal progress। नीति का यह मानना है कि सिर्फ पारंपरिक शिक्षा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज के समय में छात्रों को व्यावसायिक कौशल, तकनीकी दक्षताएं और समस्या हल करने की क्षमता जैसे कौशलों की आवश्यकता है। इस नीति के तहत क्या होता है? इंटर्नशिप होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और अर्थव्यवस्था आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार किया जाता है। एनईपी 2020 का यह दृष्टिकोण छात्रों को स्वतंत्र और सशक्त बनाता है, ताकि वह नवीनतम तकनीक और प्रवृत्तियों का उपयोग करके समाज को आगे बढ़ा सके। अब शिक्षा को न केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित करना बल्कि उसे व्यवहारिक उपयोग में लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मैं जो पढ़ी हूँ, मैंने जो सीखा है, उसको मैं अपनी निजी जीवन में प्रयोग नहीं करूंगी तो उस ज्ञान का क्या फायदा। तो इसीलिए एनईपी 2020 ने इस बदलाव की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जो छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे, एक एक पहलू अच्छे से समझेंगे। एनईपी 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, जिसे अभी तक भारत की शिक्षा नीतियों में अपेक्षाकृत क्रम प्राथमिकता मिली है। यह नीति एकीकृत और व्यवस्थित प्रारंभिक बचपन विकास की परिकल्पना करती है, जो 3 वर्ष की आयु से शुरू होकर प्रारंभिक वर्षों तक चलता है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आप प्लेटो के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। वह पश्चिमी राजनीतिक विचार, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी हम बोलते हैं, उसके महान विचारक और एक दिग्गज व्यक्ति थे। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध किताब गणराज्य द रिपब्लिक में शिक्षा के बारे में गहरे विचार साझा किए हैं। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो व्यक्ति के नैतिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देती थी। उन्होंने शिक्षा को समाज की आधारशिला माना है, जो अच्छे नागरिक बनने में मदद करती है। प्लेटो ने यह भी कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे के बीच फर्क समझाने में सक्षम बनाना होना चाहिए, ताकि वह अपने समाज में जिम्मेदार नागरिक की तरह कार्य कर सके। कितनी अच्छी बात है ना ये। गणराज्य में प्लेटो ने यह भी कहा था कि शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसमें सिर्फ शारीरिक या मानसिक नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा भी दी जाए। इसके जरिए एक समाज में समानता, न्याय और सद्भाव का माहौल बनता है। आज जब हम एनईपी 2020 की बात करते हैं ना, तो मुझे प्लेटो के विचारों की गूंज सुनाई देती है। प्लेटो ने शिक्षा के बारे में जो विचार दिए हैं वो आज भी प्रासंगिक है। अब चूंकि मैं खुद राजनीतिक विज्ञान की छात्रा हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही रैंडम रिकमेंडेशंस देती रहूंगी, जैसे ये प्लेटो की शिक्षा नीति पर विचार। अगर आप इस विषय में गहरी सोच और समाज की बुनियाद को समझने के इच्छुक हैं, तो प्लेटो के विचारों को जरूर पढ़ें। अब बात कर लेते हैं 5-3-3-4 संरचना, एनईपी 2020 की जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। नई शिक्षा नीति 2020 ने स्कूलों की शिक्षा प्रणाली को कैसे एक नया रूप दिया है, जिसे 5-3-3-4 संरचना कहा जाता है। इस संरचना का उद्देश्य छात्रों को हर स्तर पर बेहतर शिक्षा देना है, ताकि वह हर चुनौती का सामना कर सके और भविष्य में सफलता प्राप्त कर सके। तो चलिए संरचना को सरल तरीके से समझते हैं। आधारभूत चरण 3 से 8 वर्ष, यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें बच्चों के आधार की नींव रखी जाती है। इस चरण में बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका मिलेगा। पूर्व विद्यालय शिक्षा में बच्चों को ऐसे पाठ्यक्रम के माध्यम से सिखाया जाएगा जो खेल आधारित और गतिविधि अनुमुख हो, यानी बच्चों को किताबों में नहीं बल्कि मजेदार और रचनात्मक गतिविधियों के जरिए शिक्षा दी जाएगी, जिससे उनका मन भी लगे और वे प्राकृतिक रूप से सीखे। तैयारी चरण, जो कि आता है 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए।
अब जब बच्चों के पास बेसिक नींव हो तो इस चरण में हम बच्चों को साक्षरता और संख्यात्मकता की बुनियादी कौशल सिखाएंगे। इसका मतलब है कि इस दौर में बच्चों को पढ़ने, लिखने और गिनती जैसी मूल बातें सिखाई जाएंगी ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बेटर, वो आसानी से आगे के चरणों में पढ़ सके। अब बात करते हैं मध्य चरण 11 से 14 वर्ष, जिसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं। इस चरण में उन्हें विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों का औपचारिक अध्ययन कराया जाएगा। इस चरण में बच्चों को विशिष्ट विषयों में गहरी समझ विकसित करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपनी भविष्य की दिशा के बारे में सोचने लगेंगे। अब बात करते हैं माध्यमिक चरण, जो कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। यह चरण उच्च शिक्षा और करियर के लिए बच्चों को तैयार करने का है। इस दौरान बच्चों को विशेषज्ञता और कौशल सिखाए जाएंगे जो उन्हें किसी क्षेत्र में माहिर बनने के लिए सक्षम बनाएंगे। यह समय उनके करियर की दिशा को तय करने का है ताकि वह अपने भविष्य के लिए सही रास्ता चुन सके। अब बात करते हैं खेल आधारित और गतिविधि संचालित शिक्षण। इससे मेरा क्या तात्पर्य था? शोध से यह पता चला है कि बच्चे तब सबसे अच्छे से सीखते हैं जब वो हाथों से गतिविधियों में सम्मिलित हो। जैसे कहानी सुनाने से भाषा और संचार कौशल विकसित होते हैं, वैसे ही सहकारी खेल टीम वर्क और नेतृत्व यानी लीडरशिप कौशल को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण से बच्चों को सिर्फ शब्दों और सिद्धांतों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि वे अपनी रचनात्मकता, सोचने की क्षमता और जैसे कि मैंने कहा था, समस्या सुलझाने के कौशल को भी विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, एनईपी 2020 की 5-3-3-4 संरचना हमारे बच्चों को शिक्षा के नए आयाम पर लेकर जाएगी। यह नीति पूरी शिक्षा यात्रा को सरल, समग्र और समृद्ध बनाएगी। क्या आप मेरी बातों से सहमत हो? अगर नहीं तो कृपया हमें अपनी प्रतिक्रिया दें। चर्चा अभी भी जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की।
रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। वेलकम बैक टू रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। जैसे कि हम ब्रेक से पहले एनईपी के ऐतिहासिक सफर पर ध्यान दे रहे थे और उसकी 5-3-3-4 की संरचना को चर्चा में लाए थे। अब हम बात करेंगे एनईपी 2020 के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के बारे में, जो है ग्रेड 2 तक सभी छात्रों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना। यह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी कदम है, क्योंकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने से बच्चों की शिक्षा की नींव बहुत मजबूत हो जाएगी। एनईपी 2020 के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को मूलभूत अधिकार के रूप में देखा गया है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा का जो पहला कदम यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा पढ़ने, लिखने और गणना करने में सक्षम हो। यह किसी भी बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर आगे की सारी शिक्षा खड़ी होती है। तो इसके लिए एक राष्ट्र मिशन की स्थापना की गई है, जो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य करेगा। इस मिशन के तहत गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धतियों, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड्स पर जोर दिया गया है, ताकि बच्चों को अधिक इंटरैक्टिव और प्रैक्टिकल तरीके से शिक्षा मिल सके। इससे बच्चे केवल किताबों से नहीं, बल्कि खेल गतिविधियों और जीवन के वास्तविक अनुभवों से भी सीखेंगे। साथ ही नियमित आकलन, रेगुलर असेसमेंट्स इसको कहते हैं, उस पर भी जोर दिया गया है। यह आकलन बच्चों की प्रगति को समझने और उनकी कमजोरियों को समय रहते पहचानने का एक तरीका होगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को केवल परीक्षा में अच्छा अंक मिले, बल्कि यह कि उनकी समझ और कौशल को सही तरीके से मापा जाए, ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से शिक्षा दी जा सके। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। मतलब कि यदि आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकेंगे, तो वह हमेशा खुद को अयोग्य और मूर्ख महसूस करेगी, क्योंकि वह उस काम के लिए बनी ही नहीं है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हमें यह जानना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी विशेष प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं। किसी को उसकी असमर्थता के लिए नहीं, बल्कि उसकी मौलिकता और विशिष्टता के आधार पर आंका जाना चाहिए। जैसे मछली का काम पानी में तैरना है, ना कि कोई पेड़ चढ़ना, वैसे ही हर किसी का अपना एक विशेष गुण और उद्देश्य होता है। यही हमें बच्चों में पहचानना है। अब बात करते हैं बहुभाषी शिक्षा और सांस्कृतिक समझ की। यह नीति में एक बहुत ही जरूरी पहल है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसका ऑब्जेक्टिव यह है कि छात्र ना केवल अपनी मातृभाषा की अन्य भाषाओं और संस्कृतियों से भी परिचय हो सके। हर व्यक्ति की अपनी भाषा और बोलचाल का तरीका उसके संस्कृति, इतिहास और सामाजिक परिवेश को दर्शाता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह महसूस हुआ है कि कई बार बच्चों को क्षेत्रीय भाषाएं बोलने में झिझक होती है। यह कहीं ना कहीं उस पश्चिमी प्रभाव का परिणाम है, जिसमें अंग्रेजी को एक विशेष स्थान दिया गया है और हम इसे श्रेष्ठ मानने लगे। हाँ, अंग्रेजी निश्चित रूप से एक वैश्विक भाषा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं ना कि अन्य भाषाओं से ऊपर है। मेरी अपनी मदर टंग लैंग्वेज मैथिली है और मुझे अफसोस है कि मैंने इसे सही तरीके से नहीं सीखा। मुझे लगता है कि अगर हम क्षेत्रीय भाषा को गौरवपूर्ण तरीके से अपनाएं, तो हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेज सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा को महत्व दें, उसे बोले और उससे जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक साहित्य को पढ़ें। इससे हमारे दादा दादी और नाना नानी से सुने और उसके अनुभव को समझें। तो एनईपी 2020 का 3 भाषा सूत्र बच्चों को भाषाई और सांस्कृतिक समानता के बारे में सिखाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे न केवल अपनी मातृभाषा को प्यार से बोले, बल्कि दूसरी भाषाओं को भी समझे और सम्मान करे, ताकि वह एक दूसरे की संस्कृति और सोच को समझ सके। भारत एक विविधतापूर्वक देश है, जहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं मौजूद हैं। ऐसे में बहुभाषी शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह बच्चों को संस्कारों और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है। इस नीति के तहत छात्रों को 3 भाषाएं सीखने का अवसर मिलेगा। इसमें पहली भाषा उनकी मातृभाषा या प्रारंभिक भाषा होगी, जो बच्चों की अपनी मातृभूमि से जुड़ी होती है। दूसरी भाषा हिंदी या एक क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, और तीसरी भाषा एक अंग्रेजी या दूसरी विदेशी भाषा हो सकती है। अब एनईपी 2020 ने एक काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया है,
जो सुनने में अक्षम छात्रों के लिए शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में है। इसके तहत भारतीय सांकेतिक भाषा ISL इंडियन साइन लैंग्वेज को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि दिव्यांग बच्चों को समान अवसर मिले ताकि वह भी शिक्षा के मुख्य धारा में आसानी से भाग ले सके। ISL के माध्यम से इन बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस पहल से शिक्षा का दायरा सभी छात्रों के लिए खुलेगा, न कि सिर्फ शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों के लिए, बल्कि यह भारत के समाज की समावेशिता और बराबरी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अब बात करते हैं हम शिक्षा में प्रौद्योगिकी की समावेश की। आज के डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी शिक्षा में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। यह नीति एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करता है जिसमें प्रौद्योगिकी केवल एक अतिरिक्त साधन नहीं बल्कि सीखने के अनुभव का अभिन्न हिस्सा हो। नीति डिजिटल कक्षाओं, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों और AI संचालित उपकरणों के उपयोग की वकालत करता है जो प्रत्येक छात्र की जरूरतों के अनुसार शिक्षा को व्यक्तिगत बनाते हैं। डिजिटल कक्षाओं और शिक्षण प्लेटफॉर्म के बारे में नीति ने इसको अलग से लेवल तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। सोचिए, आप अपनी बोरिंग किताबों से छुटकारा पाकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जहां पर ना सिर्फ आप पढ़ाई कर सकते हैं बल्कि इंटरैक्टिव गेम्स, वर्चुअल प्रयोग और AI संचालित पाठ्यक्रम भी है। यह डिजिटल कक्षाएं अब बस स्मार्ट बोर्ड और पुराने ढंग की स्लेट पेंसिल से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब तो ऐसा होगा कि बच्चे ना केवल पढ़ाई करेंगे बल्कि वो एक जादुई दुनिया में खो जाएंगे जहां ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, जैसे मैंने कहा था, बल्कि स्क्रीन पर भी फैला होगा। तो टीचर भी अब सिर्फ गाइड नहीं होंगे बल्कि एक तरह से गुरुजी 2.0 बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक छात्र कोडिंग सीखने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। वह ना सिर्फ कोड लिखने के लिए तैयार हो जाएगा बल्कि अपने खुद का डिजिटल प्रोजेक्ट भी बना सकता है। और अगर उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसकी मैंने बात की है, AI पर हाथ आजमाना हो तो वह भी कर सकता है। इस तरीके से NEP 2020 में जो बदलाव किए जा रहे हैं वह ना केवल बच्चों के लिए मजेदार हो सकते हैं बल्कि आज के टेक्नोलॉजी प्रेरित दुनिया में उनके लिए सफलता की राह भी खोल सकते हैं। तो बिल्कुल हम डिजिटल कक्षाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की बात कर रहे हैं और ये निसंदेह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। लेकिन जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे ही डिजिटल शिक्षा के फायदे के साथ साथ कुछ खतरे भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। अगर आप दिन भर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ सकता है। इसका असर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है। तो यह जरूरी है कि आप अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें। जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमें सुरक्षा की बात ध्यान में रखनी चाहिए। आजकल साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। हैकिंग, फाइशिंग, ऑनलाइन ठगी और गलत जानकारियों का फैलना, यह सब बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर जब बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो। तो अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे केवल विश्वसनीय और सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर ही पढ़ाई करें। इसके साथ ही बच्चों को प्राइवेसी और सुरक्षा के बारे में जागरूक करना होगा। अगर आप चाहें तो हम साइबर क्राइम और डिजिटल सुरक्षा पर एक पूरा डिटेल एपिसोड बना सकते हैं जिसमें हम इसके सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपको इस पर और जानकारी चाहिए तो हमें ईमेल, मैसेज या कॉल करके बताएं। हम इस पर एक एपिसोड तैयार करेंगे ताकि हर कोई इस डिजिटल युग में सुरक्षित और संतुलित तरीके से पढ़ाई कर सके। अब बात जरा कर लेते हैं NETF की। NETF क्या है? NETF यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस मंच का उद्देश्य न केवल स्कूलों को नवीनतम तकनीकी समाधान अपनाने में मदद करना है बल्कि यह शोध और नवाचार के लिए एक ठोस मंच भी प्रदान करेगा। साथ ही NETF के द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना भी शामिल है जिससे शिक्षक और शिक्षण संस्था अपनी शिक्षा प्रणाली में नवीनतम तकनीक का सही तरीके से उपयोग कर सके। यह नीति सिर्फ इस तक सम्मिलित नहीं है बल्कि वह बात करती है प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए। यह नीति समझती है कि हर छात्र का अपना अपना टैलेंट होता है और उसे पहचान कर सही दिशा में मार्गदर्शन देना बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन छात्रों के लिए जिनमें गणित, विज्ञान, कला और साहित्य जैसे क्षेत्रों में असाधारण क्षमता हो। तो यह नीति प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों, उन्नत शिक्षण सामग्री और मेंटरशिप के अवसरों की पेशकश करती है। इसका उद्देश्य यह है कि छात्र अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सके,
नए नए विचारों और अनुसंधान में भाग लेकर अपनी पहचान बना सके। इन पहलों से छात्रों को एक ऐसा मंच मिलेगा जहां वह अपनी रुचियों को गहराई से समझने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र गणित में रुचि रखता है तो उसे उन्नत गणित ओलंपियाड, शोध परियोजनाएं या शैक्षिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप जैसी चुनौतियों का सामना करने का मौका मिलेगा। तो इसके तहत भारत में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। यह केंद्र विशेष रूप से अनुसंधान, इंटर्नशिप और ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों जैसे अवसरों को छात्र तक पहुंचाएंगे ताकि वे अपनी रुचि के क्षेत्र में और अधिक गहन अध्ययन कर सके। इन उत्कृष्टता केंद्रों में नवाचार, क्रिएटिविटी और प्रेरणा की कमी नहीं होगी। तो इससे विद्यार्थियों को एक ऐसा वातावरण मिलेगा जहां वे अपने विचारों को न केवल साझा कर सकते हैं बल्कि उन्हें नई दिशा में विकसित करने का भी मौका मिलेगा। मैंने इस एपिसोड में समावेशिता पे काफी जोर दिया है क्योंकि यह जो नीति है इसका प्रमुख पहलू समावेशिता पर ही केंद्रित है। यह नीति विकलांग छात्रों की आवश्यकताओं को समझने और उनका समाधान करने पर बल देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, यह नीति सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित करती है कि वे विकलांग छात्रों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करें। ऐसी शिक्षकों की व्यवस्था करना जो विकलांग छात्रों की आवश्यकताओं को समझते हों और उनके सीखने की प्रक्रिया को सुगम बना सके। विशेष उपकरण और तकनीकी साधनों की मदद से छात्रों को पढ़ाई में सहूलियत प्रदान करें और पाठ्यक्रम सामग्री को इस तरह से डिजाइन करना कि वह सभी छात्रों के लिए उपयोगी और सफल हो, एवं कक्षा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी विशेष जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाएगा। यह नीति यह भी सुनिश्चित करती है कि छात्रों को न केवल तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त हो बल्कि सॉफ्ट स्किल्स में भी महारत हासिल हो। नीति इस बात पर बल देती है कि छात्रों में ऐसे कौशल विकसित किए जाए जो उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाए। इसमें शामिल है ये सारी चीजें: संचार, सहयोग और नेतृत्व। संचार यानी स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता। सहयोग, टीम वर्क और अन्य लोगों के साथ काम करने की क्षमता। और नेतृत्व, दूसरों को प्रेरित करने और निर्णय लेने की क्षमता। यह 21वीं सदी की दक्षताएं के बारे में बात करता है। डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण जागरूकता और वित्तीय साक्षरता। डिजिटल साक्षरता किसमें? डिजिटल उपकरणों और तकनीकों का कुशल उपयोग। पर्यावरण जागरूकता यानी स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझना एवं वित्तीय प्रबंधन और निर्णय लेने में दक्षता। यह नीति का यह भी प्रयास है कि वो छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में काम करती है, जो छात्रों को अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी विकसित करने में मदद करे। वह यह भी सुनिश्चित करती है कि शिक्षा केवल सिद्धांत तक सीमित ना रहे बल्कि इसमें व्यवहारिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण को भी महत्व दिया जाए। इसमें उन्होंने एक बहुत जरूरी इंटर्नशिप और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बात की है जिसके बारे में आपका जानना अनिवार्य है। मध्य विद्यालय ग्रेड 6 से 8 में बैगलेस इंटर्नशिप का प्रावधान। इसका उद्देश्य छात्रों को कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभव और व्यवसायिक कौशल प्रदान करना है। इसके अंडर स्थानीय कारीगरों और पेशेवरों के साथ साझेदारी होगी। छात्रों को स्थानीय शिल्पकारों, व्यापारियों और अन्य पेशेवरों के साथ काम करने का अवसर दिया जाएगा। यह साझेदारी उन्हें व्यावसायिक कार्यों और कौशल के महत्व को समझने में मदद करेगी। कृषि, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, तकनीकी सेवाएं और अन्य क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा। छात्रों को व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से आत्मविश्वास और कौशल विकसित करने का अवसर भी मिलेगा। इसमें अन्य संभावित अनुभव शामिल हैं जैसे टेक्सटाइल और बुनाई, कृषि और बागवानी और तकनीकी कार्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया भी बनाना है। यह केवल स्कूली शिक्षा या उच्च शिक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि हर आयु वर्ग के लिए सीखने और प्रगति करने के अवसर प्रदान करती है। इसके साथ ही नीति शिक्षकों के पेशेवर विकास और व्यक्तिगत शिक्षण के महत्व को भी रेखांकित करती है। इसमें वह डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा का उपयोग करेगी, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों को नवीनतम शैक्षणिक सामग्री और तकनीकी उपकरणों से परिचित कराएगी। इससे शिक्षकों को अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी और कभी भी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्तिगत और समग्र शिक्षण पर बल देना। जब हम बात करते हैं अंतर विषयक शिक्षा के बारे में तो उदाहरण के तौर पर हम इसे ऐसे समझते हैं कि मानिए बायो आर्ट
एक छात्र जैसे जीव विज्ञान और कला में रुचि है तो वह बायो आर्ट जैसा विषय को चयन कर सकता है। यह विषय वैज्ञानिक सिद्धांतों और कलात्मक अभिव्यक्ति को जोड़ता है, जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखे गए संरचनाओं का कलात्मक चित्रण, डीएनए संरचना का उपयोग कर ग्राफिक डिजाइन तैयार करना। यह एक बहुत ही नई कला के रूप में उभर के आएगी। अब जरा बात कर लेते हैं समग्र प्रगति कार्ड की, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अगर आप माता पिता हैं या पेरेंट हैं तो आपके बच्चों की रिपोर्ट कार्ड लेने तो आप स्कूल जरूर जाते होंगे। तो इसके लिए भी शिक्षा नीति ने कोई नए उपाय दिए हैं। नीति छात्रों के शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ उनकी जीवन कौशल, सह-पाठ्यक्रम गतिविधि और सामाजिक योगदान को भी ट्रैक करने की बात करती है। यह दृष्टिकोण छात्रों को व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। प्रमुख विशेषताएं के बारे में मैंने पहले भी बात की है, जैसे शैक्षणिक प्रदर्शन, विषयों में समझ और विश्लेषणात्मक कौशल का आकलन, जीवन कौशल जैसे संचार, नेतृत्व और सहयोग, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां, खेल, कला, संगीत और अन्य रचनात्मक गतिविधियां, सामाजिक योगदान जो कि बहुत जरूरी है कि वह सामुदायिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य सामाजिक की कैसे पहल करता है। तो यह केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय छात्रों की बहुआयामी क्षमताओं को पहचानने का अवसर है। छात्रों के आत्म मूल्यांकन और निरंतर सुधार को बढ़ावा देगा। यह बोर्ड परीक्षाओं में भी लचीलेपन की प्रयास करता है। बोर्ड परीक्षाएं, जैसे हम जानते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक बच्चे के लिए, तो इसे और छात्र केंद्रित करने के लिए वह इसे और लचीला बना देती है। इसका उद्देश्य रटने की संस्कृति को खत्म करना और वास्तविक समझ को प्रोत्साहित करना है। मानिए अगर एक छात्र गणित की परीक्षा या कोई भी परीक्षा के पहली बार संतोषजनक अंक प्राप्त किए तो उसे अगले प्रयास में फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अब नीति के तहत जरा परख की भी बात कर लेते हैं। चर्चाएं आगे जारी रहेंगी, तब तक आप बनी रहे हमारे साथ रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। वेलकम बैक टू रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। यह है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यह एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसकी स्थापना हो चुकी है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन प्रक्रियाओं का मानकीकरण, बोर्ड परीक्षाओं की संरचना में समानता सुनिश्चित करना, छात्रों की क्षमताओं का व्यापक और निष्पक्ष आकलन, मूल्यांकन दृष्टिकोण से बहुआयामी आकलन जिसमें परियोजनाएं, रिपोर्ट्स और कक्षा सहभागिता भी शामिल है, और छात्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाला दृष्टिकोण। नीति लचीले डिग्री विकल्प की भी बात करती है। छात्रों को डिग्री का अवधि, विषय और पाठ्यक्रम चुनने में अधिक विकल्प हो। 4 साल के कार्यक्रमों के साथ एग्जिट ऑप्शन, 1 साल अगर आप करेंगे पढ़ाई तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करेंगे तो डिप्लोमा, 3 साल स्नातक डिग्री, 4 साल तक स्नातक शोध डिग्री। इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF को स्थापित किया गया है, जो अनुसंधान को बढ़ावा देने और फंडिंग प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। अब क्योंकि हम एपिसोड के एंड पर आ रहे हैं, जरा नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियों की बात कर लेते हैं। नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों को नई शिक्षक पद्धतियों, डिजिटल उपकरणों और समग्र शिक्षा दृष्टिकोण में प्रशिक्षित करना आवश्यक है, लेकिन यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का बुनियादी ढांचा, शिक्षकों की कमी और संसाधनों का अभाव इस नीति के कार्यान्वयन में बड़ी बाधा बन सकते हैं। शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच असमानता को खत्म करने का महत्वपूर्ण चुनौती है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता ने ग्रामीण और वंचित वर्गों के छात्र के लिए चुनौतियां पैदा कर दी हैं। इंटरनेट और तकनीकी उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित करना नीति की सफलता के लिए जरूरी है। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देने का सुझाव एक सकारात्मक कदम है, लेकिन भारत में भाषाओं की विविधता और विभिन्न राज्यों की भिन्न प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चुनौतीपूर्ण होगा। और NEP 2020 के तहत बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता, यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्यों में समान रूप से धन आवंटित हो, यह कठिन कार्य है। तो नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक सहयोग और अभिभावकों की भागीदारी आवश्यक है। जागरूकता की कमी और परंपरागत सोच को बदलना एक लंबी प्रक्रिया हो। इन चुनौतियों के कुछ ऐसे समाधान: शिक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से बुनियादी ढांचे में सुधार, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल उपकरण और इंटरनेट की सुलभता, सामुदायिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से नीति की
सर्वक्रियता बढ़ाना और वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए सख्त निगरानी और योजना। 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के महत्वपूर्ण चरण तक किए हैं। हालांकि यह एक सतत प्रक्रिया है और इसके प्रभाव को व्यापक बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। यदि नीति के वित्तीय और तकनीकी पहलुओं को और मजबूत किया जाए तो भारत आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन सकता है। तो इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को सिखाने और बढ़ने के लिए प्रेरित करना, शिक्षा को सिर्फ डिग्री तक सीमित ना रख, इसे जीवन की तैयारी का जरिया बनाना और अपने समुदाय में शिक्षा का महत्व को बढ़ावा देना। तो इसके साथ हम एपिसोड के एंड में आ गए हैं। आप सुन रहे थे 89.6 FM सुने बातें काम की और मैं हूं आपकी होस्ट मीधा। अगले एपिसोड में एक और नई और दिलचस्प चर्चा के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए याद रखिए, शिक्षा से अपने आप को सशक्त करें, हर दिन नई सोच से अपने सपने पूरे करें, क्योंकि जब हम मिलकर चले हर मुश्किल हो आसान, हर एक को मिले अपनी पहचान। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं, कॉल या सोशल मीडिया पर जुड़कर। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है, हमारे बीच आखिर कौन नफरत बो रहा है। कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है, हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। जमाने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। जो इंसान में ना इंसान देख पाए वो पढ़ा ही क्या, जो इज्जत औरतों को दे न पाए वो पढ़ा ही क्या, पढ़ा ही क्या। अगर डर और वहशत रह गई मन में, हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आएंगे। सवेरा क्या है, सूरज भी ये अपना खुद उगाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे वो जो सिखलाए खुदी पर मान करना, सिखाए देश के आदर्श पर अभिमान करना, हमें भी
बनाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स, हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक। मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम